बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? आवाज़ वगैरह साफ आ रही है क्या? राधे राधे। गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, आवाज़ वगैरह सब ठीक है बच्चों? एक बार बताओ, आवाज़ आपको ठीक आ रही है? और केमिस्ट्री की आपकी यात्रा ठीक चल रही है? केमिस्ट्री की यात्रा ठीक चल रही है आपकी? बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करना है। आज हम लोग एक बार कल का जो हमने बताया था आपको उसको एक बार रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद वहाँ से आगे चलेंगे। और वहाँ से आगे चलने के बाद हम लोग आज पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है? तो पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो हम रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हम लोग रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, क्लासिकल केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। और रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने में हमने दो प्रकार के पदार्थ पढ़े। एक को आपने शुद्ध पदार्थ कहा, प्योर मैटर कहा। एक को आपने अशुद्ध पदार्थ कहा, इम्प्योर मैटर कहा। ये जो शुद्ध पदार्थ हुआ इसे आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को आपने तत्व कहा और एक को आपने यौगिक कहा। एक आप एलिमेंट कह रहे थे, एक को आप कंपाउंड कह रहे थे। ये बात तो आप बहुत पहले पढ़ चुके थे। फिर आपने अशुद्ध पदार्थ को बांटना शुरू किया और आपने कहा सर, अशुद्ध पदार्थ जो होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण की खास विशेषता क्या होती है? मिक्सचर की विशेषता क्या होती है? मिक्सचर की विशेषता होती है कि ये किसी भी अनुपात में मिल सकता है। और एक को आपने कहा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। और एक को कहा आपने विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो विषमांगी मिश्रण हुआ, ये जो विषमांगी मिश्रण हुआ, यहाँ पर समांगी मिश्रण का आपने एक एग्जाम्पल लिया, विलियन। और विलियन में मैंने आपको बताया कि पूर्ण रूप से घुला हुआ होता है, पूर्ण रूप से घुला हुआ होता है। और यहाँ से आगे जब हम विषमांगी मिश्रण पर गए तो विषमांगी मिश्रण को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को आपने कहा कि एक जो होता है विषमांगी मिश्रण में, एक जो होता है उसे निलंबन कहते हैं, निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और एक को हम लोग कहते हैं कोलॉइड। इसे कोलॉइड कह सकते हैं, कोलायल बोलते हैं, ऐसे कोलॉइड कह सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया, ये भी हमने डिस्कस किया। जब हम कोलाइड की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कोलाइड के जो कण होते हैं, विशेषताओं पर हम लोग आए थे, कोलाइड की विशेषताओं पर हम लोग आए थे। तो विशेषताओं में हमने कहा कि इसके जो कण होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं, वो निलंबन से तो छोटे होते हैं लेकिन विलियन से बड़े होते हैं। तो कणों की हमने बात की थी कल कि निलंबन से छोटे होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं, और सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स जो थे वो शॉर्टर देन सस्पेंशन एंड लार्जर देन थे, वो सॉल्यूशन से ज्यादा बड़े होते। एक बात। दूसरी बात आपने कहा था कि इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरी बात ये थी कि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट वो दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट वो दिखाते हैं। ये बातें हमने कल तक की क्लास में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम ये जो कोलॉइड होता है, इस कोलॉइड के कुछ गुण पढ़ेंगे जो कल की क्लास में रह गया था। और कोलॉइड के गुण पढ़ने के बाद, कोलॉइड के गुण पढ़ने के बाद हम लोग पीवाईक्यू सेशन पर चलेंगे, पीवाईक्यू सेशन पर चलेंगे। तो लिखें जरा ध्यान से, कोलॉइड ऐसे लिखें। कोलॉइड के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड,
कोलॉइड के गुण लिखें, प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड के गुण लिखें। 3 गुण इसके खास तौर पर मिलते हैं आपको, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से गुण इसके मिलते हैं। पहला गुण होता है, पहला गुण होता है कणों की ब्राउनियन गति, कणों की ब्राउनियन गति, कणों की ब्राउनियन गति। पेपर में पूछेगा कि कोलॉइड के जो गुण होते हैं, जो कोलॉइड के जो पार्टिकल, बच्चे ध्यान से सुनो, कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन कैसा होता है, उनकी गति कैसी होती है, तो हम कहेंगे ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल। ब्राउनियन मोशन कैसा होता है? ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कि वो जिगजैग मोशन होता है, इधर उधर नाचते रहते हैं, जिगजैग मोशन होता है। इसका मतलब क्या था, किसने बताइए? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी व्याख्या की और इसी वजह से कहा कि ये ब्राउनियन गति होता है, ब्राउनियन गति होता है। तो हमने कहा कैसी गति होती है ब्राउनियन गति? तो ब्राउनियन गति जिगजैग मोशन होता है। कई बार आप लोग बाइक चलाते हैं ना, सांप की तरह लहरें लेते हुए जो बाइक चलती है उसे जिगजैग मोशन कहते हैं। ऐसे ही जब आप अपने किसी ग्लास में दूध को देखेंगे और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसके जो कण हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो इधर उधर नाच रहे हैं, इधर उधर मोशन कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार ये बात बताई कि कोलॉइड जो विलियन होता है, कोलॉइड विलियन के जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से घूमते रहते हैं। इनका मोशन इस तरीके का होता है जैसे पूरी बस भरी हुई हो, भीड़ से पूरी बस भरी हुई हो और उस भीड़ में कोई शराबी आ गया हो, कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, तो ब्राउनियन मोशन होता है। अगर सवाल पूछे कि कणों कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल की गति कैसी होती है, तो हम बताएंगे ब्राउनियन गति होती है। ध्यान से सुनते रहो बच्चों, चुपचाप होकर ध्यान से सुनो। पहली बात। दूसरी बात, जितना ध्यान आप यहां दे दोगे उतना ही परीक्षा में आसानी हो जाएगी। दूसरी बात क्या बताई कि सर इनमें स्कंदन का गुण होता है, इनमें स्कंदन होता है, कोएगुलेशन, स्कंदन का गुण होता है। स्कंदन का गुण क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना कि अगर आपने एक दूध लिया, एक गिलास दूध लिया, एक बाल्टी दूध लिया और उस दूध में अगर नींबू डाल दे, दूध में यदि नींबू डाल दे तो दूध फट जाएगा। दूध फटने का मतलब क्या हुआ कि उसके भीतर जो वसा थी, उसके भीतर जो फैट था, उसके भीतर जो मिनरल था, वो एक जगह आकर इकट्ठा हो गया, एक जगह आकर इकट्ठा हो गया। जैसे आप देखते हैं कि कहीं से खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, आप दाढ़ी बनवा रहे हैं और दाढ़ी बनवाते 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 आपने उस्तरा लग गया और उस्तरा लगने के बाद नाई क्या करता है, उसको फिटकरी से क्या कर देता है, मल देता है। जब फिटकरी से मल देता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो खून है, खून का थक्का बन गया। तो स्कंदन का मतलब क्या होता है, कोलाइड का मतलब होता है, कोलाइड का गुण होता है कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल एक जगह मिल जाते हैं, एक जगह एक थक्का बना लेते हैं, एक जगह आकर एक थक्के जैसा या समूह जैसा बना लेते हैं, उसे स्कंदन कहते हैं। तो स्कंदन का मतलब होता है छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण बना लेते हैं, बड़े कण बना लेते हैं। जैसे दूध से पनीर बनना, जैसे दूध से पनीर बनना, जैसे दूध से पनीर। बच्चे समझ में आ रहा है क्या? छोटे छोटे कण मिलकर हम क्या बना रहे हैं, दूध से पनीर बनना, दूध से पनीर। दूध हमने फट गया तो उसके कण कहां आ गए, उसके कण कहां गए, उसके कण एक जगह आ गए हैं, उसे दूध से पनीर बनना बनाया। तो फॉर्म्स लार्जर पार्टिकल फ्रॉम स्मॉल साइज पार्टिकल्स। जैसे
मिल्क से चीज बनना, जैसे दूध से पनीर का बनना, जैसे दूध से पनीर का बनना। बात क्लियर है? दो बातें हो गई। एक हमने देखा कणों की ब्राउनियन गति होती है, दूसरा हमने देखा कि कोलोइड में गुण कौन सा मिलता है, कोलोइड में गुण कौन सा मिलता है, कोलोइड में कोएगुलेशन का गुण मिलता है। यहां तक बात क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? चलिए तीसरा गुण देखते हैं। तीसरा गुण देखते हैं, टिंडल प्रभाव। कल भी देखा था, दोबारा बता रहा हूं, टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है, एक बात में समझें, एक मिनट में समझे कि ये आपकी एक टॉर्च है, ये आपकी एक लाइट है, ठीक है। इस लाइट में हमने यहां रखे हुए हैं कुछ एक ये रखा है, दूसरा ये रखा है, और ये कुछ कांच के गिलास हैं। ये कांच के गिलास है। इस कांच के गिलास में आपने विलियन सॉल्यूशन भर रखा है, विलियन या सॉल्यूशन भर रखा है। इस कांच के गिलास में आपने कोलोइड भर रखा है, जिसे दूध कह सकते हो, कोलोइड या मिल्क भर रखा है। और इस कांच के गिलास में आपने भर रखा है निलंबन, एक तरीके का मिश्रण जिसे निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब आपने यहां से टॉर्च मारी, यहां से टॉर्च लगाई। जब आप यहां से टॉर्च लगा रहे हैं, ऐसे ये रोशनी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसमें ये रोशनी दिखाई नहीं देगी, इसमें ये रोशनी दिखाई नहीं देगी, और यहां से पास हो जाएगी, यहां से पास हो जाएगी। यहां से पास हो जाने के बाद जैसे ही ये जाएगी दूध में, तो ये रोशनी आपको जाती हुई दिखाई देगी, ये रोशनी आपको जाती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब दूध के पार्टिकल ने रोशनी को फैला दिया, रोशनी को फैला दिया। और जैसे ही ये निलंबन में जाएगी, तो ये रोशनी और ज्यादा फैलाई जाएगी, और ज्यादा फैलाई जाएगी। तो कल की क्लास में हमने क्या समझा था? कल की क्लास में हमने समझा था कि विलियन जो होता है, विलियन में कण रोशनी को नहीं फैलाते हैं, सूर्य की रोशनी को नहीं फैलाते हैं, सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को या सूर्य की रोशनी को स्कैटर नहीं करते हैं, सूर्य के प्रकाश को स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं हैं, फैलाते नहीं हैं। जबकि कोलोइड क्या करता है? कोलोइड में स्कैटरिंग दिखती है, और निलंबन में भी स्कैटरिंग दिखती है। जहां जहां स्कैटरिंग दिखाई देती है, जहां जहां स्कैटरिंग दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जहां जहां स्कैटरिंग दिखाई देती है, उसे कहते हैं कि टिंडल प्रभाव दिखता है, उसे कहते हैं कि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये हमने ये बताने की बात की, ये हमने बताने की बात की कि जब हम किसी सॉल्यूशन से, किसी कोलोइड से या किसी सस्पेंशन से हम लोग रोशनी, सूर्य की किरणें गुजारते हैं, रोशनी गुजारते हैं, पेन दूसरा लेते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा है आपको, रोशनी गुजारते हैं, देखना इससे दिखेगा क्या? जब हम रोशनी गुजारते हैं तो इसमें दिखाई नहीं देती है, जबकि इसमें रोशनी खूब दिखाई देती है, इसमें रोशनी खूब दिखाई देती है, और इसमें भी रोशनी खूब दिखाई देती है। चलिए बात समझे, इसी बात को हम क्या कह रहे हैं, इसी बात को हम क्या कह रहे हैं, पेन हमने बदल लिया, इसी को हम कह रहे हैं टिंडल इफेक्ट, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कह रहे हैं। तो हमने यहां से देखना, जरा तीन बातें आपको बताई कि कोलोइड का हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोलोइड की हमने, पिंटू मैंने बताया अभी टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव का मतलब है कि अगर किसी भी मिश्रण के, किसी भी लिक्विड के, किसी भी निलंबन कोलोइड के अगर कण रोशनी को फैला देते हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर कण रोशनी को फैला देते हैं तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर पार्टिकल रोशनी को फैला नहीं पाते, स्कैटरिंग नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि उसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है, टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है। बात ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। ये बातें हो गई, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया, ये हमारा मिश्रण का टॉपिक पूरा हो गया। और अब हम यहां से लेते हैं क्लास, यहां से लेते हैं क्लास जो PYQ की। ये दो टॉपिक मैंने आपके पूरे करा दिए। पहले टॉपिक का नाम था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पदार्थों का जो उसका वर्गीकरण होता है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड, गैस, आपने देखा प्लाज्मा स्टेट कैसी होती है। उसके बाद आपने देखा प्लाज्मा के बाद आपने देखा कि ये आपकी जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है वो कैसे होती है। और उसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर आपका कराया कि ये जिसमें मिश्रण होता है, मिश्रण में हमने पढ़ा समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये हमने पढ़ा। अब इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद इस चैप्टर के हम सवाल लेते हैं। आइए, पहला सवाल लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा, मैं आपको बता दूं कि मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ा देता हूं, और फिर अगले दिन जैसे ही वो चैप्टर पूरा हो जाता है फिर उसके PYQ करा देता हूं। पहले पूरा का पूरा हम थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी के बाद फिर हम उसके सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरीका है। ये जब तक भी हमारी केमिस्ट्री चलेगी उस केमिस्ट्री में तब तक ही ऐसा चलता रहेगा। आइए, पहला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? पहला लेंगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर? इनमें से कौन सा समांगी मिश्रण है? तो हमें यह बताना है समांगी मिश्रण कौन सा है। हमने कहा जल में नमक का घुल जाना, तो जल में नमक पूरी तरीके से घुल जाता है, ये तो समांगी मिश्रण है। जल और चीनी का घुल जाना, जल और चीनी पूरे तरीके से घुल जाते हैं, ये भी समांगी मिश्रण है। तेल और जल नहीं घुल पाते। आपने देखा होगा कि किसी गिलास में आप लोगे तो तेल के कण ऊपर रह जाते हैं और पानी नीचे रह जाता है। पानी नीचे है और तेल के कण ऊपर है, तो यह समांगी मिश्रण नहीं हो सकता। अगर समांगी मिश्रण नहीं हो सकता तो 3 के काटेंगे। 3 का काटा आपने, तो 3 को काटने के बाद ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचता है 1 और 2, जल में कॉपर सल्फेट। अगर आप जल में कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, एक तरीके से नीले रंग का होता, पूरे तरीके से मिल जाता है, तो ये भी पानी में मिल जाता है, तो ये भी समांगी मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण की पहचान क्या होती है? समांगी मिश्रण की पहचान होती है पूरे यानी कि पूरे पदार्थ में, संपूर्ण पदार्थ में पहचान क्या होती है? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, संपूर्ण पदार्थ में एक समान संगठन होना, संपूर्ण पदार्थ में एक समान संगठन होना, सेम कंपोजिशन होना, सेम कंपोजिशन मिलेगा। उस सेम कंपोजिशन जहां मिलता है, तली से लेकर ऊपर तक किसी भी पदार्थ में अगर सेम कंपोजिशन मिलता है तो उसे हम कहते हैं कि ये समांगी मिश्रण है। एक सवाल हुआ। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथन में कुछ बताइए। पहली बात, पहला असर्शन देखते हैं क्या। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों से अलग होते हैं। बात सही है कि नहीं? हमने बताया था कि हमने NaCl बनाया। सर Na क्या है? सोडियम कैसा होता है? सर आग लग जाती है, इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है, इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है कि आग लग जाती है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक प्रकार का कीटाणुनाशी है। क्लोरीन एक प्रकार का विष है। और जब दोनों मिल गए तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? दोनों ने बनाया नमक। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो NaCl यौगिक बना, इसके गुण अपने निहित गुणों से अलग होते हैं। बात ठीक है, क्योंकि NaCl में ना इसकी आग रही ना इसका जहर रहा, नमक बन गया, तो अलग हो गए। और यौगिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बनने से मिलते हैं। सर निश्चित अनुपात में बनने से मिलते हैं? हां, निश्चित अनुपात में बनने से मिलते हैं। कथन 1 और 2 दोनों ठीक हैं। कथन 1 और 2 दोनों ठीक है। और ये क्या कहता है? हाँ, कथन 1 और 2 ठीक है, और 21 की व्याख्या करता है। बात ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 3, किस मिश्र धातु को समांगी मिश्रण माना जाता है? किसी मिश्र धातु को समांगी मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातु क्या होती है?
मिश्र धातु का मतलब ये होता है जब दो धातु आपस में मिल जाएं तो उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। दो धातु का मिलने का मतलब क्या होता है? दो धातुओं के मिलने का मतलब क्या होता है सर? जैसे आपने कॉपर लिया, मतलब तांबा लिया, जिंक जस्तर लिया, तो आपने जस्ते को और तांबे को एक जगह मिला दिया तो आपने पीतल बना दिया। तो पीतल एक प्रकार की क्या हो गई? मिश्र धातु हो गई। तो ये क्या कहना चाहता है कि मिश्र धातु एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कमेंट का जवाब क्या दूं मेरे भाई? कमेंट कोई ढंग का जवाब आए, कोई बात आएगी ढंग की तभी तो जवाब दूंगा। क्या कमेंट का जवाब दूं मैं, बताइए? आप लोग पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ऐसे क्या कमेंट का जवाब दूंगा? पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए नहीं दे रहा हूं। पहला, इसके घटक रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा एक जैसा अनुपात अगर मिले तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण रूप से एक समान संगठित प्रदर्शित करता हो। वो जो मिश्रण है वो मिश्रण एक समान संगठन प्रदर्शित करता हो। पूरे के पूरे मिश्रण में एक समान यदि संगठन होता है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर पेपर में यह पूछे कि मिश्र धातु क्या होती है तो हम बताएंगे मिश्र धातु एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु एक प्रकार का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 पर चलेंगे। सवाल नंबर 4 मिश्रण और यौगिक के बारे में कंपैरिजन पूछता है। मैंने मिश्रण और यौगिक का कंपैरिजन करवाया था आपको। मिश्रण और यौगिक का कंपैरिजन पूछता है, क्या कहता है? हाँ, पीडीएफ मिलेगी भाई, पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल। चलिए, मिश्रण के घटक अपने व्यक्तिगत गुणधर्मों को बनाए रखते हैं जबकि यौगिक के घटक अपने व्यक्तिगत गुणधर्मों को नहीं रखते हैं। मिश्रण के घटक अपने व्यक्तिगत गुणों को बनाए रखते हैं जबकि यौगिक के घटक अपने व्यक्तिगत गुणों को बनाए नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी बताया था। क्या कहा था कि सर मिश्रण के घटक जो होते हैं उनमें अपने गुण बने हुए रहते हैं जबकि यौगिक में कोई नया पदार्थ बनता है, पहला ठीक है। कौन सा सही कथन है ये बात बतानी है। दूसरा, यौगिक का संगठन निश्चित होता है। हाँ, निश्चित होता है संगठन, लेकिन मिश्रण के उसके संगठन का अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मिश्रण का अनुपात अलग अलग हो सकता है, कोई भी अनुपात हो सकता है। अगली बात, मिश्रण को केवल रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है जबकि यौगिक को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये बात गलत है। क्यों गलत है बच्चों? ये बात क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है, मिश्रण का मतलब है कि एक थाली में आपने क्या क्या डाल रखा है। एक थाली में आपने जो है राजमा डाल रखा है, एक थाली में आपने चना डाल रखा है, एक थाली में आपने अरहर डाल रखा है, इसी थाली में आपने बादाम डाल रखा है, इसी थाली में आप काजू रख रखा है। इसको अलग करने के लिए आप हाथों से अलग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो मिश्रण को अलग करने के लिए बादाम अलग कर देंगे, काजू अलग कर देंगे। मिश्रण को अलग करने के लिए बच्चों क्या चाहिए? सिर्फ फिजिकली, भौतिक रूप से उसको अलग किया जा सकता है, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। बात समझे? जबकि ये मिश्रण को रासायनिक विधि से अलग करने की बात कर रहा है, इसलिए बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सवाल नंबर 4 पर आए। 1 और 2 ठीक है, बात समझ में आई आपको? सबका कमेंट शो हो रहा है, चलिए सवाल नंबर 5 पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? होमोजीनियस मिक्सचर है? पहला, होमोजीनियस समांगी मिश्रण पूछना चाहता है। ठीक है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है? अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो इसका मतलब होता है कौन सा विषमांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा इसमें? पहला, शुद्ध वायु, ये तो समांगी मिश्रण होता है। सिरका समांगी मिश्रण होता है। चीनी और पानी का घोल समांगी मिश्रण होता है। और इसकी अगर बात करेंगे, गूदे वाला संतरे का रस जो होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है।
विषमांगी मिश्रण की खास बात क्या होती है? कण बड़े होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं कण बड़े होते हैं, एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है अगर उसे शांत छोड़ दे, उसे ना छेड़े, तो तली में उसके कण बैठ जाते हैं, तली में कण बैठ जाते हैं, तली में कण बैठ जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए आप जूस को ऐसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए आप जूस को ऐसे ही छोड़ दो, तो जूस के जो बिना छना हुआ गूदा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सर ये जो विषमांगी मिश्रण होता है, इसके जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए ये विषमांगी मिश्रण है। बात सवाल क्लियर हुआ? सवाल नंबर 5 हुआ। सवाल नंबर 6 पर आइए, सवाल नंबर 6 पर आइए। सवाल नंबर 6 पर आएंगे तो सवाल नंबर 6 आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है? निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है? कौन सा निलंबन है, ये बात पूछनी है। अब ध्यान से दो बातें इसमें समझेंगे, दो बातें इसमें समझेंगे यहां आप। पहला समझिए, पहला, जब आप विलयन पढ़ रहे थे, जब आप विलयन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपने दो बातें पढ़ी थी। जब आप विलयन पढ़ रहे थे, विलयन में आपने दो बातें पढ़ी थी। एक पढ़ा था विलायक, इसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और एक पढ़ा था विलेय, एक पढ़ा था विलेय, इसे आपने कहा था सोल्यूट। सोल्यूट। विलायक का मतलब क्या था? जो घोलता है, जो घोलता है। और विलेय का मतलब क्या था? जो घुल जाता है, जो घुल जाता है, जो घुलता है। ठीक है। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था? इसमें पानी ले सकते हो, इसका एग्जाम्पल पानी ले सकते हो, और इसका एग्जाम्पल शक्कर ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो इसका एग्जाम्पल। सर जब हम विलयन को पढ़ने के बाद हम ये सवाल अगला करना चाहते हैं, अगला एक सवाल करना चाहते हैं, तो यहां आपको एक और मिश्रण मिल रहा है, यहां आपको एक और मिश्रण मिलेगा जिसे हम लोग कोलाइड कह रहे हैं, कोलाइड कह रहे हैं। ठीक है। ये जो कोलोइड होता है, ये जो कोलोइड होता है, जैसे यहां विलायक होता है ना, जैसे यहां विलायक होता है, ऐसे ही, जैसे यहां विलायक होता है, ऐसे ही यहां डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीडियम होता है, डिस्पर्सन मीडियम। इस डिस्पर्सन मीडियम को परिक्षिप्त, परिक्षेपण, परिक्षेपण अवस्था कहते हैं। तो परिक्षेपण अवस्था क्या रहती है? जो घोलता है। ये नया शब्द मिलेगा आपको, जो घोलता है। और जैसे यहां विलेय होता है, ऐसे कोलोइड में, जैसे सॉल्यूशन में विलेय होता है, जैसे सॉल्यूशन में विलेय होता है, ऐसे कोलोइड में डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, ये मीडियम कहेंगे इसे, इसे मीडियम कहेंगे, MEDI, डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। एक को डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, एक को डिस्पर्स मीडियम कहते हैं, तो इसे कहेंगे डिस्पर्स फेज। परिक्षिप्त अवस्था। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या समझाना चाह रहा हूं कि डिस्पर्सन मीडियम का मतलब क्या है? विलायक, लेकिन इसका नाम बदल गया कोलाइड में। और डिस्पर्स मीडियम का मतलब क्या है? जो घुलता है, जो घुलता है, जो घुलता है। अब ध्यान देंगे ये और ये, क्या आप इस बात को समझे? मैं दोबारा बताता हूं, मैं दोबारा बताता हूं, एक बार दोबारा ध्यान दीजिए। जब आप विलयन पढ़ रहे थे तो विलयन के दो पार्ट थे, एक का नाम विलायक था, एक का नाम विलेय था। विलायक का मतलब था जो घोलता है, जैसे पानी है,
पानी और शक्कर का जो आपस में विलयन है, तो पानी को हम लोग विलायक कहते हैं और शक्कर को हम लोग विलेय कहते हैं। लेकिन ये बात कहां की थी? ये बात विलयन की थी, ये बात विलयन की थी। जैसे ही हम लोग कोलाइड में आए तो यहां विलायक का नाम बदल गया और विलेय का नाम भी बदल गया। विलायक का नाम यहां हो गया प्रक्षेपण माध्यम और विलेय का माध्यम हो गया परिक्षिप्त अवस्था। परिक्षिप्त अवस्था। अब ध्यान से सुनेंगे, चलेंगे आगे। चलिए आइए देखें, सवाल नंबर 6 को देखें। इनमें से कौन सा एक निलंबन है? इनमें से कौन सा एक निलंबन है, यह बताना है। इनमें से कौन सा एक निलंबन है? चलिए, निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन का मतलब होता है किसी द्रव में ठोस के कण लटके रहते हैं। किसी द्रव में ठोस के कण लटके रहते हैं, यही तो निलंबन होता है। ठीक है, किसमें लटके रहते हैं? द्रव में। तो द्रव क्या हो गया? द्रव हो गया परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम। और ठोस क्या हो गया? लटका क्या रहता है? ठोस। तो ठोस को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था। ठोस को क्या कहेंगे? परिक्षिप्त अवस्था। चलिए, इसे कह रहे हैं डिस्पर्सन मीडियम, इसे कह रहे हैं डिस्पर्स फेज। अब आते हैं, तो कौन सा एक निलंबन है? ठोस द्रवों में परिक्षेपित हो जाते हैं, ठोस द्रवों में लटक जाते हैं, परिक्षेपित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे जवाब हैं बच्चों के, बहुत अच्छे जवाब हैं। इसका मतलब समझ में आ गया बच्चों को। चलिए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। यह सवाल ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी और चीनी के समांगी मिश्रण के लिए ठीक है? पानी और चीनी के समांगी मिश्रण के बारे में कौन सी बात ठीक है? कौन सी बात ठीक है? पहला, पानी और चीनी दोनों विलेयक है? नहीं, दोनों विलायक नहीं है, दोनों विलायक नहीं है। सर पानी जो होता है वो तो विलायक होता है, वो तो घोलता है। और चीनी जो होती है, चीनी विलेय होती है, चीनी घुल जाती है। चीनी विलायक है? नहीं, चीनी विलायक नहीं है। चीनी तो विलेय है, चीनी तो घुल जाती है। जैसे हम हल्की सी मुस्कुराहट पर घुल जाते हैं तो हम विलेय हैं, और जो मुस्कुराकर हमें घोल देता है, वो विलायक है। जल विलेय है? नहीं, जल विलायक है। जिसने हमें घोल दिया वो विलायक है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर। सवाल नंबर 8 पर आए। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? पहला जल में कॉपर सल्फेट, ये तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जल में चीनी, ये भी समांगी मिश्रण है। जल में नमक, ये भी समांगी मिश्रण है। जल में लोहे की कीलें, जल में लोहे की कील, जब लोहे की कील डालोगे तो जल में लोहे की कीलें कहां बैठ जाएंगी? सर लोहे की कीलें यहां बैठ गई हैं, लोहे की कीलें यहां बैठ गई हैं, यहां बैठ गई हैं। तो समांगी मिश्रण तो नहीं हुआ, समांगी मिश्रण नहीं हुआ, इसलिए जल में लोहे की कीलें जो होंगी वो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होंगी, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? सवाल नंबर 9 लेंगे। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित 4 संभावनाओं में से निलंबन किसका गुण है? निलंबन किसका गुण है? निलंबन कैसा गुण है? तो मैंने आपको बताया था कि जो विषमांगी मिश्रण होता है, जो विषमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, विषमांगी मिश्रण के 2 पार्ट होते हैं। पहले को मैंने कहा था कोलाइड होता है, पहले को कहा था कोलाइड होता है, और दूसरे को कहा था निलंबन होता है, दूसरे को कहा था निलंबन होता है। तो ये पूछ रहा निलंबन कैसा है? निलंबन विषमांगी मिश्रण है, निलंबन विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्यों है निलंबन? इसलिए है क्योंकि उसमें कण लटके हुए होते हैं, उसमें कण लटके हुए होते हैं। सवाल नंबर 10, मिश्रण में कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? मिश्रण में कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये जो मिश्रण है आपका, ये ले लीजिए, एक मिश्रण है आपका,
और इस मिश्रण में पानी प्लस मिट्टी घोल रखी है आपने, पानी और मिट्टी घोल रखी है। क्या करें कि मिट्टी नीचे बैठ जाए, क्या करें कि मिट्टी नीचे बैठ जाए। मिट्टी जब नीचे बैठती है तो थोड़ी देर के लिए मिश्रण को शांत छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं। जब मिश्रण को शांत छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। माफ कीजिएगा, शांत छोड़ देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। और जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अवसादन कह सकते हैं। एक तरीका तो यह है अवसादन। दूसरा तरीका यह है कि हम पानी को जब उबालते हैं तो उबालने के बाद पानी भाप बन जाता है, तो मिट्टी यहां बच जाती है नीचे और पानी हो जाता है ऊपर। तो वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग क्या कर सकते, इसको मिश्रण को या तो छान के अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण से अलग कर सकते हैं, लेकिन हम कहें कि छानने की प्रक्रिया जो है वो ज्यादा बेहतर है। छानने की प्रक्रिया तो छानने की प्रक्रिया में हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। दो बातें हो गई। चलिए सवाल नंबर 11 क्या कहा, दूध किसका मिश्रण है। दूध में क्या क्या होता है। दूध में प्रोटीन होता है, दूध में वसा होता है, दूध में जल होता है। दूध में क्या क्या होता है, तो दूध में जल भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। जल भी होता है, वसा भी होता है। हाँ, बॉइलिंग गलत हो गया इसी वजह से। जल भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। जल भी, वसा भी, प्रोटीन भी। कहती है ना मम्मी कि रोटी एक कम खा ले, दूध पी लेना, इसीलिए कहती है मम्मी, दूध की वजह से। निम्नलिखित में से क्या वायु के मिश्रण का वायु कैसा मिश्रण है। वायु एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कण बहुत छोटे होते हैं, साइज उनका बहुत छोटा होता है और उनका समान संगठन होता है। पूरे पदार्थ में समान संगठन होता है। किसका होता है समान संगठन, कणों का। तो वायु कैसा मिश्रण है, वायु समांगी मिश्रण है। चलिए सवाल नंबर 13 पर, मिश्रण प्रकृति में कैसा हो सकता है। क्या वो समांगी होगा, क्या वो विषमांगी होगा। समांगी और विषमांगी दोनों होगा। तो मिश्रण दोनों हो सकता है, समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। मिश्रण बताया समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है। मतलब क्या होता है, जब हमने कहा था कल की क्लास में आपको पढ़ाया कि मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है। ये होमोजीनियस भी हो सकता है, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 14, सारी बातें आपको पढ़ाई गई है क्लास के दौरान, सारी बातें आपको समझाई गई हैं क्लास के दौरान। सवाल नंबर 14, मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है। तो हम कहें कि जो मिश्र धातु होता है वो आपका, जैसे हमने कहा कि आपको पीतल लेना है, तो पीतल में आप तांबा और जस्ता ले लीजिए। तो पीतल भी ठोस है और ये दोनों भी ठोस है। तो ठोस और ठोस मिल रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल होगा। पायस होता है इमल्सन,
अभी बताऊंगा 1 मिनट में। पायस होता है इमल्सन। इमल्सन का मतलब क्या होता है? इमल्सन का मतलब क्या होता है? तो ये तो एग्जाम्पल तो हुआ इसका। ये जब पायस की बात करेंगे, इमल्सन की बात करेंगे, इमल्सन का मतलब होता है दो द्रवों का विलयन, दो द्रवों का विलयन या मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण, जिसमें जिसमें दो द्रवों का मिश्रण जिसमें जैसे पानी और तेल, पानी और तेल, पानी और तेल जो एग्जाम्पल होगा वो पायस का होगा। पानी और तेल जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा? वो पायस का होगा, पायस का एग्जाम्पल होगा। पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब क्या होता है? पायस का मतलब होता है, पायस का मतलब होता है कि सर पानी और तेल अगर आपस में मिलाए जाए और तेल ना घुले, उसे इमल्सन कहते हैं। सवाल नंबर 15 पर आएंगे। लालचंद अभी बताएंगे भाई, अपकेंद्रीकरण आएगा इसका उत्तर जो आप तुम पूछ रहे हो, अभी बताएंगे 1 मिनट में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी पूछ रहा है, तो पीतल तो समांगी है, पीतल तो होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, वायु भी होमोजीनियस है। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। दूध किसका एग्जाम्पल है? दूध कोलोइड का एग्जाम्पल है। दूध कोलोइड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? दूध, दूध कोलोइड का एग्जाम्पल है। दूध कोलोइड का एग्जाम्पल है। सर ये भी समांगी मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है। दूध कोलोइड का एग्जाम्पल है। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? वह विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं, विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, क्या कहते हैं? विलेय के कण घुलते नहीं हैं, माध्यम में निलंबित रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पायस का मतलब है अर्चना, पायस का मतलब है कि तेल और पानी को अगर घोलोगे तो घुलेगा नहीं, तेल ऊपर तैर जाएगा, तेल ऊपर तैर जाएगा। जब नहीं घुलेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही इमल्सन कहते हैं, उसे ही इमल्सन कहते हैं। तो क्या कहा? वह विजातीय मिश्रण, वह विजातीय मिश्रण जो निलंबित रहता है उसे सस्पेंशन कहते हैं। यहां पर इसने अंग्रेजी में लिख दिया, यहां पर इसने अंग्रेजी में लिख दिया। निलंबन को ही क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। निलंबन को ही क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? बच्चों ठीक है बात? सवाल नंबर 17। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और विलयन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और विलयन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? उसे इमिसिबल कहते हैं। इमिसिबल, इमिसिबल का मतलब है जो मिश्रण ना होता हो, जो आपस में मिल ना जाता हो, जो आपस में मिल ना पाए, जो आपस में मिल ना पाए, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे ही इमिसिबल बोलते हैं, इमिसिबल बोलते हैं, इमिसिबल बोलते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 18। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है बताइए? शक्कर के घोल में शक्कर विलायक है, सोल्यूट है, कोलोइड है या सस्पेंशन है? क्या है? तो शक्कर के घोल में शक्कर सोल्यूट है, शक्कर सोल्यूट है, शक्कर घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है बच्चे, शक्कर जो है घुला हुआ पदार्थ है। हाँ इंग्लिश में भी याद रखना पड़ेगा दिलशान भाई, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। सवाल नंबर 19। रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाता है? रेत और चीनी का मिश्रण क्या कहलाएगा? रेत और चीनी का मिश्रण, तो रेत और चीनी के मिश्रण में आपस में पूरी तरीके से मिलेगा नहीं, निलंबन नहीं होगा, समांगी नहीं होगा, कोलाइडी नहीं होगा। रेत और चीनी का मिश्रण विषमांगी या विजातीय मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी या विजातीय मिश्रण कोलाइडी कैसे हो जाएगा? गलत जवाब दे रहे हो। कोलाइडी का तो मतलब होगा, कोलाइड जब भी कहो ना, जब भी तुम्हें कोलाइड याद आए
तब ये देख लेना, क्या ये खून के जैसा है, क्या ये स्याही के जैसा है, क्या ये गोंद के जैसा है, क्या ये दूध के जैसा है, क्या ये कोहरे के जैसा है, क्या ये बादल के जैसा है। जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो तो ये देख लेना क्या ये इसके जैसे। ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है। तो विजातीय, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोलाइड के उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। ये किसके उदाहरण है? कोलाइड के उदाहरण है। एक उदाहरण और बहुत अच्छा होता है जिसे जेली कहते हैं। जेली आइसक्रीम के जैसा बन जाता है। आइसक्रीम के बन, सैंड का मतलब रेत होता है। गणेश बेटे कहां से आए हो विदेश से पढ़कर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विलियन के बारे में सत्य नहीं है? विलियन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो ये बात हो गई विलियन के बारे में। शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते। शांत छोड़ देने पर, हाँ विलियन के बारे में पूछ रहा है सॉल्यूशन के, बिल्कुल नहीं बैठते, लेकिन सही कह रहा है। एक समांगी मिश्रण है, हाँ एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तीसरी बात, विलय के कणों को छानने से पृथक नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं किया। विलियन के कण आंखों से देखे जा सकते नहीं, सॉल्यूशन के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। सॉल्यूशन के कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। एक बच्चा कह रहा अच्छे से पढ़ाओ, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। रिवीजन नहीं करोगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। मैं क्या अच्छे से पढ़ाऊंगा? घर जाके रिवीजन नहीं करोगे, कॉपी को फेंक दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। विलियन के कण आंखों से देखे नहीं जा सकते, बहुत बारीक कण होते हैं। यही बात इसके बारे में गलत है। इतने सारे बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, ये क्या बिना पढ़े दे रहे हैं जवाब? बताइए, इनको कौन सा मैं कान में फूंक मार के पढ़ा रहा हूं? नहीं। सवाल नंबर 21, यह सवाल जो बताएगा बच्चा उसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल निकास की परिक्षिप्त अवस्था है? कौन सी ऑटोमोबाइल की परिक्षिप्त अवस्था है? तो परिक्षिप्त अवस्था का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज का मतलब होता है जो घोलता है, जो घोलता है। यह सवाल जो बच्चा सही बता देगा मैं मानूंगा कि तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो। जो घोलता है उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं। और ये जो घोलता है इसे ही तो हम वो लोग सोल्यूट कहते हैं, इसे ही तो हम लोग विलायक कहते हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल निकास का मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल निकास का मतलब है धुआं। आपके मोटरसाइकिल से क्या निकलता है? ऑटोमोबाइल निकास का मतलब है धुआं, धुआं, धुआं। ठीक है, तो सर ये डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स क्या घुल गया? तो सर ठोस घुल गया। घुलेगा क्या? घुलेगा। जो घुलता है, जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं? जो घुलता है उसे डिस्पर्स, डिस्पर्स फेज। ये तो जो घुलता है, एक सेकेंड, जो घुलता है, जो थोड़ा उल्टा लिख दिया बच्चे, जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। और जो घोलता है, जो घोलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं उसे डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। अच्छा, अब सवाल देखना, धुएं को कौन घोल रहा है? धुएं को कौन घोल रहा है? तो धुआं तो ठोस है, लेकिन घोल कौन रही है? हवा। तो जो घुलता है वो तो ठोस है। ठोस क्या है? धुआं है। धुआं ठोस क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के कण हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के कण हैं, कार्बन के कण हैं। और जो घोलता है, धुएं को घोलने वाला कौन है? हवा या वायु या एयर, या एयर। अब यहां समझो सवाल तुम, अब यहां समझो कि सर धुआं जो घुलता है, ऑटोमोबाइल निकास से जो धुआं निकलता है वो सॉलिड होता है, वो गैस होता है, वो क्या होता है? तो सॉलिड होता है। धुआं एक प्रकार का सॉलिड है। किसमें घुलेगा? जाके हवा में घुलेगा। तो धुआं घुलता है किसमें? हवा में। परिक्षेपण माध्यम क्या है? हवा है। घुल क्या रहा है? घुल क्या रहा है? घुल रहा है धुआं, घुल रहा है धुआं। अभी भी कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है। धुआं जो होता है, जब मम्मी रोटी बनाती है, जब मम्मी रोटी बनाती है तो देखना चूल्हे के ऊपर,
चूल्हे के ऊपर काली काली लग गई है, चूल्हे के ऊपर काली काली लग गई है। जो काली काली लग गई है वो ठोस है, धुएं से ही तो निकला ना वो काला रंग, धुले। तो एयर क्या हुआ, एयर क्या हुआ, एयर हुआ डिस्पर्सन मीडियम। किसी बच्चे ने पूछा टीटूपाल डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम कौन हुआ, एयर हुआ। और डिस्पर्स फेज क्या हो गई, ठोस हो गई। डिस्पर्स फेज क्या हो गई, ठोस हो गई। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा एक बार बता रहा हूं। कोलोइड बताया था मैंने पीछे कोलोइड बताया। कोलोइड में दो चीजें होती है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सन मीडियम होता है। जो घोलता है उसे डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, जो घुलता है उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं। मोटरसाइकिल से क्या निकला, धुआं निकला। धुएं को छोड़ दो, चिमनी में छोड़ दो, चिमनी में छोड़ दोगे तो क्या निकलेगा, ठोस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और घुलेगा ठोस किस में, हवा में जाके। चलिए सवाल नंबर 22 पर आइए। सवाल नंबर 22 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सही है, कौन सा कथन निलंबन के बारे में सही है। चलिए पहली बात, निलंबन एक समांगी मिश्रण होता, नहीं भाई, एकदम मक्कार बात है, असत्य वचन है, एकदम असत्य वचन है। यह निलंबन, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, नहीं भाई, नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं भाई। निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं, हाँ आंखों से देखे जा सकते। इनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता, अरे अलग किया जा सकता है। जैसे हमें उनसे अलग किया गया, तुम्हें उनसे अलग किया गया, अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों को अलग कैसे कर सकते हैं, छान कर अलग कर सकते हैं। सर कैसे अलग करोगे, छान के अलग करोगे। जैसे चाय को कैसे अलग करते हो, छान कर अलग करते हो, छान कर। तो आंखों से देखे जा सकते हैं। चाय में छोटी छोटी चाय की पत्ती के कण आंखों से देख सकते हो, हाँ आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। सवाल नंबर 23 पर आए। कोलाइडी कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश को फैला दिया जाता है तो क्या कहते हैं, प्रकाश को जो फैलाता है उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के फैलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के फैलने की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश के फैलने की घटना को टिंडल प्रभाव। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयन का गुण नहीं है, कोलाइडल का कौन सा गुण नहीं है, कोलाइडल का कौन सा गुण नहीं है। पहला, कोलाइड का आकार इतना बड़ा होता है कि इसमें से गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। हां यह बात तो ठीक है, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। कोलाइडल के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, नहीं सर। कोलाइडल एक प्रकार का विषमांगी है, सही है। कोलाइडल विलयन के अवयव परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम में होता है, हां तो यह बात गलत हो गई कि कोलाइडल के कणों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू। बहुत बड़ा नहीं होता। कोई बुक नहीं है बहादुर राम भाई, कोई बुक नहीं, इसे पढ़ लो, सारी बुक फेल हो जाएंगी इसके सामने, पढ़ लो, बात खत्म। कोलाइडल के कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक चाहिए, कोलाइडल के कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक चाहिए, तो देखो ध्यान से, दूध में से घी को अलग करना है, दूध में से घी को अलग करना है। तो दूध में से घी को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक चाहिए, तुम इसमें वो लगाओगे, मम्मी वाली मशीन लगाओगे ना। और ये जो मशीन होती है ये अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन पर काम करती है। अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्री बल पैदा करती है, अपकेंद्रीकरण पर काम करती है, अपकेंद्रीकरण पर काम करती है। तो कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे, क्योंकि कोलाइडल कणों का एग्जाम्पल दूध है ना, दूध है, दूध, हां है दूध। चलिए अब कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, हम लोग मिलेंगे मंडे में, और मंडे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसके कुछ सवाल हैं वो आप लगाइएगा, कोई इसमें आगे इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और भी, उनमें कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं मंडे में, ठीक है। जो जो हमने पढ़ाया था आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, समझ में आया आपको जो जो पढ़ाया, बहुत बढ़िया।
क्लियर है? किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ? सबका रिप्लाई मिलेगा मैसेज का, चिंता ना करो, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। बिना किसी चिंता के ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, बिना किसी चिंता के ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। और फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं और सवाल हैं, उन्हें करिएगा, और अगर कोई बात रहती है तो फिर मुझे बताइएगा। और मैं आपसे फिर परसों मंडे की क्लास में मिलूंगा, जहां मैं आपको एटॉमिक थ्योरी कराऊंगा। मंडे की क्लास करना ना भूले, एक एक बात दिमाग में ऐसे भर दी जाएगी जैसे गंगा जल की तरह, साफ सुथरा, एकदम क्लीन। तो चलिए फिर, नमस्कार, फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में। नमस्ते, थैंक यू।